नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जैसा कि आपको मालूम है कि हल्द्वानी दौरे पर हम लोग इस समय हैं और कई सवाल हैं हल्द्वानी को लेकर। आज हमारे साथ एक ऐसे ही आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हल्द्वानी का हो चाहे वो प्रदेश का हो, लगातार आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद उस पर कार्रवाई कराने के लिए लगातार शिकायती पत्र भी देते हैं। और हल्द्वानी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिया जी आज करने वाले हैं। और जो हल्द्वानी में जो लोग रहते हैं वो भली भांति गोनिया जी से परिचित भी हैं और कोई नया ऐसा मामला नहीं होगा जिसे गोनिया जी ने अपनी आरटीआई के माध्यम से, जो गलत हो रहा होता है उस पर लगातार नजर बनाए रखते हैं हेमंत गोनिया जी। तो आज सीधे उन पे चलते हैं और बात करते हैं। गोनिया साहब, मैंने भी लगातार आपकी कई पोस्ट, कई खबरें ऐसी, कई आरटीआई आपने कई ग्रुप्स में शेयर करते हैं। हल्द्वानी के दौरे में हम हैं और हम चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है हल्द्वानी में, कितना विकास हो रहा है और किन लोगों का विकास हो रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं भाई साहब ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर तो विकास जो है केवल ठेकेदारों का विकास हो रहा है और अपने अपने चहेते जो राजनीतिक पार्टियों के जो हैं समसम्बू हैं उनके लोगों का विकास हो रहा है। आम जनता तो यहाँ पर परेशान है, ना शिक्षा है ना रोजगार है और बहुत बुरा हाल है। जगह जगह चौराहों पर यहाँ शराब बिकती है और अनैतिक काम होते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। हल्द्वानी का बहुत बुरा हाल है। इसका जीता जाता उजागर आप देख सकते हैं। हल्द्वानी में कहीं विकास कार्य जो हो रहे हैं टूट रहे, कहीं पे कब्जा हो रहा है। उन कब्जों को हटाने के लिए कोई भी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देता, कोई भी नेता, कोई भी दल, मैं ओपन कहना चाहता हूँ, वो उस मुद्दे को नहीं उठाता। इसका जीता जाता उजागर एक नैनीताल रोड पर वॉकवे मॉल है, उस मॉल के पास जो है मॉल के जो मालिक हैं उन मालिक ने जो है अलग से एक रोड बना दी है। भाई जब जिस तरह पूरा नैनीताल रोड 3 पानी से लेकर काठगोदाम तक चौड़ीकरण हो रहा है तो भाई वहाँ पर चौड़ीकरण क्यों नहीं किया? वहाँ पर व्यक्ति विशेष मॉल वाले के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया। कहते हैं कि भाई 5000 गाड़ियाँ आती है, यहाँ पर सरकारी मीटिंगें होती हैं। क्या सोमन सिंह जी ने अस्पताल की दीवार तोड़ी गई, स्टेडियम की दीवार तोड़ी गई, रेलवे की जमीन तोड़ी गई, पूरा शहर का विकास हो रहा, चौड़ीकरण हो रहा, इनके लिए क्यों नहीं विकास हो रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ। इस पर मैंने आरटीआई भी लगाई, शिकायत भी करी, मानव अधिकार आयोग तक भी गया, जिलाधिकारी तक भी ये मामला पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी धनिया के 3 पात किसी ने भी इस मामले पर अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया और आंख मूंदे बैठे में। आखिर क्यों भाई वहाँ पर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मेरा उस व्यक्ति विशेष मॉल मालिक से कोई मेरा द्वेष नहीं है। बस विकास की बात हो रही तो विकास के लिए जब सबके लिए नियम कानून एक है तो उनके लिए भी नियम होने चाहिए। जब सब जगह टूट रहा तो उनका भी टूटना चाहिए और विकास होना चाहिए। भाई यही मेरा कहना है। आखिर गोनिया साहब, किसका मॉल है और सरकारी मीटिंगों का? अभी मुझे याद आता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि निजी किसी होटलों में या निजी ऐसे जो जगहें हैं वहां पर ये जो सरकारी मीटिंगें हैं या सरकारी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी क्योंकि खर्च जो है वो ज्यादा आता है। इसको लेकर भी एक बयान आपने भी सुना होगा। सवाल यहां पर यह है कि एक सड़क बना दी गई और वो मॉल के बारे में जो आप बता रहे थे, क्या वो मॉल सरकारी भूमि पर है? ऐसी भी कुछ शिकायतें आपने मिली थी, ऐसी भी आरटीआई में कुछ चीजें हैं? हाँ, उसमें भी शिकायत है। वो सिंचाई विभाग नहर पर बना हुआ है और जो रोड जो बनी है वो रोड भी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लोक निर्माण विभाग की, और जो है तहसील की भी उसमें जमीन है, कई विभागों की जमीन है। सारे अधिकारी देख रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता उनके ऊपर, क्योंकि वो ऊंचे रसूख वाले हैं। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत जाति दुश्मनी नहीं है, वो शहर के गणमान्य व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन यह कि रास्ता जब बना, चौड़ीकरण हो रहा तो चौड़ीकरण वहाँ पर भी होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और यही जनता का सवाल भी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आगे क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ बस। आरटीआई जब आपने मांगी तो उसमें क्या चीजें निकल कर आई थी? आरटीआई मैंने लोक निर्माण विभाग से मांगी थी तो लोक निर्माण विभाग ने यह कहा था आरटीआई में मेरे से कि यह भूमि हमारी है और मॉल मालिक ने जो है अपने मन से इसमें रास्ता बनाया है और मॉल मालिक से लिखा लिया गया कि बहुत सी में अगर जो है इसका जो है चौड़ीकरण होगा तो मैं इस रास्ते को छोड़ दूंगा। लेकिन किस वजह से उन्होंने उसको जमीन दी, क्यों नहीं वहां पर अलग रास्ता बनाया गया और क्यों उसको दे दिया गया? भाई जब पूरा चौड़ीकरण हो रहा तो वहां पर भी चौड़ीकरण होना चाहिए, वहीं से उनकी भी गाड़ियां जाती। भाई गाड़ियां उनके यहाँ कोई विशेष नहीं जा रही। शहर बहुत बड़े बड़े मॉल है, इनसे दुर्गा सिटी सेंटर है, सबके अपने अंडरग्राउंड पार्किंग है और उसके बावजूद भी ये हाल है। और जो है रोड बना दी गई वहाँ पर और कोई अधिकारी देखता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं। हमारी आइडिया, हमारी शिकायत बेकार है, उल्टा हमको ही जो है लोग दोषी ठहराते हैं कि बेवजह आप मुद्दे उठाते हैं और होता कुछ नहीं है। और जो है दुनिया के 3 पात, क्या कहें बताइए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आपको तो अभी ये शुरुआत है, हल्द्वानी के मामले और भी हैं, आप सुनिएगा। अब एक लंबी फहरिस्त है। लंबी फहरिस्त इसलिए है कि वॉकवे मॉल के बारे में हेमंत गोनिया जी ने बताया और सबसे शानदार बात मैं बताना चाहता हूं गोनिया साहब की कि गोनिया साहब खुद शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और अभी उन्होंने हाल ही में
एक आरटीआई लगाई है अपने ही विभाग के उन कर्मचारियों के खिलाफ जो अटैचमेंट का खेल खेल रहे हैं। गुने साहब, वो मैं अटैचमेंट का खेल भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के तो सीधे आदेश है कि कोई अटैचमेंट समाप्त कर दिए गए हैं, पर खेल हल्द्वानी में क्या चल रहा है वो बताइएगा। देखिए, अटैचमेंट का तो कोई शासन से ना नियम है ना शासनादेश है। उसके बावजूद जो है, जो उच्च अधिकारी लोग हैं, ये अपने चहेतों को जो है अन्य विद्यालयों जो स्कूल दूर हैं, पहाड़ों पर हैं, नजीक पे, तो उनको जो अपने चहेतों को जो शहर के जो भी कार्यालय हैं, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और अपर निदेशक कार्यालय, वहाँ पर इनको अटैच किया जाता है अपने चहेतों को। और इनके लिए कोई कानून नियम नहीं है, इनके लिए कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इनका अटैचमेंट चल रहा है। आगे क्यों चल रहा है? जब शासन से आदेश नहीं है अटैचमेंट के लिए, तो उनको क्यों रखा जा रहा है? पूर्व मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, वहाँ पर 12 लोग हटाए थे इन्होंने, और उसके बाद पुनः जो इस समय मैं देख रहा हूँ तो काफी विद्यालयों में जो अटैचमेंट चल रहा है। अब किसके सह पर हो रहा है, किस शासनादेश पर हो रहा है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो रहा है। बस इस बात की पूरी मेरे पास प्रमाण है। तो क्या कुछ निकला था? आरटीआई वहां भी मांगी थी आपने, और अमूमन आप शिक्षा विभाग में भी कहीं आरटीआई है, कैसा चल रहा है शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग में सब जगह ऐसे ही है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। शिक्षा में दिन पर दिन बच्चों की कमियां हो रही हैं। आखिर क्या कारण है? लोग कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, और पिछले इन 20 वर्षों में तो काफी बच्चे कम हो चुके हैं सरकारी स्कूलों में। कई स्कूल 16, 17, 1800 स्कूल बंद हो चुके हैं उत्तराखंड में, सिर्फ इसीलिए कि शिक्षा पर जो है जोर नहीं दिया जा रहा, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अच्छे उसमें टीचर रखे जाते और जो उसमें उनकी समय समय पर उनका जो गुणवत्ता देखी जाती है, तो आज उसमें जो कार्रवाई होती है और बच्चे अधिक पढ़ते सरकारी स्कूलों में। इसीलिए बहुत बुरा हाल है। आने वाला समय तो शिक्षा विभाग का बहुत बुरा है, और जो है लगभग मुझे ये आशा लग रही है कि आने वाले समय में सभी सरकारी स्कूल शायद बंद हो जाएंगे। गुनिया जी, जो मंत्री जी हैं उनका सोचना तो कुछ और है। उनकी तो कई वीडियोज वायरल होती है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर शिक्षक भरपूर हैं, और जो आगे विकास, स्वास्थ्य की भी मैं बात करूंगा। इन दोनों मुद्दों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही मंत्री हैं। वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को ढूंढ रहा है, और जो शिक्षक हैं वो भरपूर मात्रा में हैं, और इतने हैं कि अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करने की जरूरत है कि किसी विद्यालय में शिक्षक की कमी हो। आप तो बिल्कुल नजदीक से देख रहे हैं विभागों को, बहुत नजदीक से इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक रामनगर में एक ऐसा स्कूल है जहां पर अभी कुछ पत्रकार साथी जाते हैं, वहां पर भोजन माताएं शिक्षा दे रही होती हैं। तो क्या शिक्षक कहां चले गए या क्या हालात है? थोड़ा सा आप भी इसमें प्रकाश डालिएगा। देखिए, उत्तराखंड में कई शिक्षक रिटायर हो गए, नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, सभी विषयों के टीचर नहीं हैं, कई विद्यालयों पे नहीं। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको खुद ही इस बात का अंदाजा आ जाएगा कि टीचर है या नहीं है। तो जो अभिभावक है उसका रुझान जो है सरकारी स्कूलों पर है ही नहीं। भाई दिल्ली में भी स्कूल है सरकारी, वहाँ पर क्यों रुझान है? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई की अच्छी गुणवत्ता है, और उसके बावजूद आज कॉन्वेंट स्कूल की तरह वो सरकारी स्कूल चल रहे। क्यों नहीं दिल्ली की तर्ज पर यहाँ के स्कूलों को जो है जोड़ोद्वार किया जाए, उन पर नई शिक्षा नीति चलाई जाए, नए नए कानून बना के उनको अच्छी तरह चलाया जाए, सारी सुख सुविधाएं दी जाए। तो कहीं देखो बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कंप्यूटर है तो खराब पड़े हुए हैं, और बहुत बुरा हाल है। देखने वाले पहाड़ों की तो बहुत ही दुर्दशा है। तो इसलिए शिक्षा विभाग का हाल बहुत बुरा है ना, ये आप खुद जाके उसका सर्वे करके देख सकते हैं, पहाड़ों पे बहुत बुरा हाल है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात कर लेता हूं, और स्वास्थ्य की बात इसलिए भी क्योंकि अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो गोनिया जी की जो उन्होंने कार्य किए हैं वो शायद कम पड़ जाएं, ये पूरी चर्चाएं कम ही रह जाएंगी। पर अभी एक बड़ा काम किया था, एक जनहित याचिका आपने लगाई थी गोनिया साहब, जिसमें सीएचसी की आपने बात की थी यही हल्द्वानी में, जिसकी एक सफेद हाथी का मैं जिक्र करूंगा, जो बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है पर ना वहां कोई डॉक्टर रहता है ना कोई रहता है। उस बारे में भी बताइएगा कि स्वास्थ्य के हाल क्या है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य यहाँ सीएससी पीएससी हो, चाहे पहाड़ में, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र है जहां पर पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र के, चाहे हम बात करें मुंशियारी, चाहे हम बात करें पिथौरागढ़, जो अमूमन रेफर होके यहाँ पर आते हैं, क्या हालात है स्वास्थ्य के? बहुत बुरे हाल है। इसी का एक जितना ज्यादा उजागर मैं आपको बताऊं, हल्दी चौड़ पर एक अस्पताल है हल्द्वानी पे, तो वो अस्पताल करोड़ों रुपए बन के खड़ा होकर 1.5 साल तक वो मूड दर्शक बना रहा। वहाँ पर ना डॉक्टर थे और मशीनें जंग खा रही थी। तो वहाँ के स्थानीय लोग, एक हमारे भट्ट जी हैं, गोविंद बल्लभ भट्ट जी, तो मैंने उनको थोड़ा सक्रिय किया, और हमने मिलकर जो है हाईकोर्ट पे जनहित याचिका लगाई, और 1.5 साल बाद वो अस्पताल खुला, और वहाँ पर जो है पद सृजित किए गए शासन से। और अब जाके उसके बावजूद भी वहाँ पर पूरे डॉक्टर नहीं है। उसी तरह सुशीला तिवारी का भी हाल यही है, वहाँ पर भी संपूर्ण डॉक्टर नहीं है, और सब प्राइवेट में जा रहे हैं। आखिर कारण ये है प्राइवेट में जाने का कि उनको वहाँ पर सही इलाज मिल ही नहीं पा रहा है। इस वजह से जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहाल है, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पर गोनिया साहब? शिक्षा, स्वास्थ्य और हल्द्वानी,
किस कगार पे बैठा है, कहाँ बैठा है, किस स्थान पर पाते हैं। और जो इतने साल हो चुके हैं और आप लगातार, मैं आपकी पोस्टें भी अभी देख रहा था, चाहे आपने विद्यालयों की बात की, नैनीताल भीमताल ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखला दूंगा, उसकी बात आपने कर रहे थे। उसके साथ साथ आपने ये भी बात कही कि जो सीएम पोर्टल में आपने शिकायत डाली थी, उसमें जो सांसद अजय भट्ट जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया हैं, जो तमाम लोग हैं, इनसे भी आपकी जो आपने ये वो करी है, ये पूरे प्रकरणों को और हल्द्वानी के विकास को, क्योंकि हमने अभी इससे पहले भी ये मामला उठाया था ट्रैफिक लाइट्स का, उसको लेकर भी आपने मुखरता से बात रखी थी। इस पूरे प्रकरण में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर जो सांसद महोदय हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और माननीय विधायक राम सिंह खेड़ा जी है, वो भी काफ़ी मदद करते हैं गरीबों की और हर जन समस्याओं में। बेला तोलिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष, तो ये लोग, ये 4 लोग ऐसे हैं कि हमेशा मैं जब भी इनसे किसी मदद के लिए कहता हूँ तो हमेशा तत्पर रहते हैं और बराबर। लेकिन व्यवस्थाएं सब जगह चरमरा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो बार बार यही कहूँगा। और पटल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपको सही नहीं दिखाई देंगी। आज शहर में जगह जगह शराब बिकती है ओपन। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, ये शराब माफिया जो है मेरे दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि मैं बराबर इनका विरोध करता हूँ। खनन माफिया, अवैध खनन हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हल्द्वानी शहर में ओपन चरस बिकती है, अफीम बिकती है, ढोंडा बिकता है, भाई कोई देखने वाला नहीं है। लड़कियों को तमाम चौराहे पे ओपन छेड़ दिया जाता है। बिल्कुल, अभी भी खबर है उसकी, बराबर आप डेली देख सकते हैं ना। गुंडागर्दी चरम सीमा पर, हर दूसरे तीसरे दिन मर्डर हो रहा है हल्द्वानी शहर के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर कोई है नहीं, कानून नाम का कोई चीज नहीं है। बस इसी तरह कोई अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहा अधिकारी। मैं आपके संग इस चैनल पर हूँ तो शायद कुछ लोगों को मेरे इस आवाज को आप मेरी उठा रहे हैं, तो उनको इससे भी बड़ा दुख है, क्योंकि मैं विरोध करता हूँ, मैं उनके कहने पर नहीं चलता हूँ। तो लोग भयभीत है, उनको सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन हमें सब गलत दिखाई दे रहा। अब इसमें या तो मैं गलत हो सकता हूँ या समाज गलत हो सकता है। तो लेकिन समाज में बहुत गलत हो रहा है, और खासकर हल्द्वानी के तो मैं बहुत बुरे हाल है। तो गुने साहब, किससे उम्मीदें हैं, किससे उम्मीद की जाए? सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, कहां कैसे बदलाव होगा, इस पर भी है। क्योंकि आपने कहा कि गलत तो नजर आ रहा है, पर इसका रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि हम देख रहे थे कि चाहे कोई भी ऐसा मामला हो, ड्रग्स का आपका कोई मामला हो या ड्रग कंट्रोलर से हो, दवाइयों का हो, चाहे दूध का कोई ऐसा मामला जो आपको गलत नजर आता है, उसको लेकर आपने देहरादून से लेकर दिल्ली दौड़ करते हुए नजर आते हैं। तो कैसे ये चीजों के रास्ते निकलेंगे, और कब ये लॉ एंड ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं कि तमाम जो नशे हैं, दारू और तमाम और उसके अलावा भी कई जो नशे हैं वो खुले तौर पर हल्द्वानी में बिक रहे हैं, किस तरीके से सुधरेगा ये सिस्टम? देखिए, समाज के हर वर्ग को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार की, तो मेरे साथ सभी लोग समझते हैं। 1-1 घंटा हर आदमी अगर व्यक्ति देगा तो एक संगठन बनेगा। हमें कोई राजनीतिक से कोई हमें वो नहीं है, राजनीतिक में आने के नाम में शौक है। लेकिन अगर सब संगठित होंगे, एक अन्ना हजारे ने इतनी बड़ी देश में मुहिम चलाई, तो आज उनकी मुहिम सफल हुई। तो इसी तरह हम लोग भी एकजुट होंगे तो काम अवश्य होगा और भ्रष्टाचार मिटेगा, और इसको हम जड़ से मिटा के छोड़ेंगे ना। लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा, तो हमको संगठित होना चाहिए सभी लोगों को। और क्यों नहीं आ रहे समाज के हर वर्ग आगे आए, मेरे साथ जुड़े ना, और जो है समाज का भला करें, और भला होगा ये मैं कह सकता हूँ, और पक्का इसमें मुझे विश्वास है। एक बात जो शायद हेमंत गोनिया जी की उन्हें अलग बनाती है, वो भी मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा। शायद कम चैनल्स ने, अखबारों ने कवर किया हो, पर ये एक ऐसी सच है, यह एक ऐसी छुपी हुई एक क्वालिटी मैं कहूंगा, और एक ऐसी इंसानियत जो शायद सबके अंदर होने चाहिए। अभी 3 महीने जो ये अभी लेटेस्ट जो 3 महीने हैं, जो लवारिस लाशें होती हैं, उसको अग्नि देने का कार्य हेमंत गोनिया जी कर चुके हैं। और उससे पहले तो ना जाने कितने, कोरोना काल से लेकर अब तक ना जाने कितनी लवारिस लाशों को अग्नि देने का कार्य कर चुके हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो हल्द्वानी में रहकर ना केवल आरटीआई लगाता है, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके साथ साथ ये चीजें भी कर रहा होता है। गोनिया साहब, मुझे लगता है कि कम लोगों को शायद पता है, पर डिस्कस हो रहा था, तो जब आपने बात बताई तो मुझे ये लगा कि ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में कितने हो चुके हैं, कितने अभी तक आपने ऐसे कितने शव हैं या कितनी लवारिस लाशें हैं जिन्हें अग्नि दे चुके हैं? देखिए, अभी हम 3 महीने में करीब 80 लवारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। इसमें दाह संस्कार का सामान और एम्बुलेंस से हम घाट तक बॉडी को ले आते हैं, और दाह संस्कार जितनी भी होती हैं वो सब हम ही करते हैं, और कोई करता नहीं यहाँ पर। और पूर्व से लेकर अब तक हमने अनगिनत लवारिस लाशों का दाह संस्कार कर दिया है। और कोविड काल में 2.5-3 साल तक मैं मेरे पास अपनी मशीन, अपना सैनिटाइज था, उससे हमने सैनिटाइज की अपनी टीम के साथ मिलकर। और डेंगू मलेरिया का छिड़काव, फॉगिंग भी मैं अपनी मशीनों से करता हूँ। और लगातार जो उत्तराखंड आपदा में हमने 11 ट्रक 65 लाख रुपए का हमारे
परम मित्र स्वर्गीय गुरविंदर सिंह चड्डा, नवीन कपिल, हेम कपिल और कई ऐसे समाज सेवी लोग हैं जिन्होंने मिलकर हल्द्वानी से 11 ट्रक 65 लाख रुपए का रतन धारचूला को भेजा, जिसका शहर को पता है। और ऐसे जितने भी गरीब कुमाऊं गढ़वाल से आते हैं उनका मैं यहाँ पर इलाज कराते हैं, इलाज करा के उनको जो है उनको खून उपलब्ध कराना, उनकी दवाई उपलब्ध कराना। हमारे पास कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं है, बस हम लोग जो अपना अन्न से कमाते हैं उसको एकजुट करके जो है समाज में गरीबों की सेवा करते हैं और यही हमने संकल्प लिया है। तो ये मैं देख पा रहा था 2022 में आपकी कुछ खबरें थी जब ये कोरोना का समय था, उस समय भी और उसके बाद भी, और 2018 का भी एक मैं आपका आर्टिकल देख पा रहा था जिसमें आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर 1,39,000 के करीब जो प्रिंट आउट्स थे उसको देने की बात की थी। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। और एक आपने 13,187 लोगों के मरने की बात की थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये भी शायद आप ही की आरटीआई थी, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं सुशीला तिवारी पे भी आना चाहूंगा हेमंत जी। सुशीला तिवारी जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर भी लगातार आप आवाज उठाते रहते हैं और इसलिए भी केंद्र है यहाँ का और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी का और पूरे कुमाऊं का। वहां पर व्यवस्थाएं क्या हैं और लगातार आपने आवाज भी उठाई है, ये खुलासे भी किए हैं जिसमें आपने ये सारी चीजें आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल सुशीला तिवारी है। कुमाऊं क्या गढ़वाल बरेली तक का आदमी यहाँ पर आता है क्योंकि गरीबों का ही वो अस्पताल है। अमीरों का अस्पताल तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर जो अरुण जोशी जी है उन्होंने अभी इस समय व्यवस्था थोड़ी ठीक करी है, वो काफी अस्पताल को देखते हैं और मैं शायद कहूँगा कि उन जैसा कोई डॉक्टर होगा नहीं जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं। और पूर्व से लेकर अब तक कई जितने भी यहाँ पर लोग रहे उन्होंने जो अस्पताल की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि वहाँ पर सब व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है, सरकार बजट दे रही, तो वहाँ का जो है व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए सरकार को, कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। दीवारें सब गंदी हो रही है, देखना मशीनें सब जंग खा रही है, कोई देखने वाला नहीं है ना, लाखों मरीज वहाँ डेली आता है। और इससे पहले करीब वहाँ पर 14-15 हज़ार मौतें हो चुकी है कोविड से लेकर अब तक, उसका भी मैंने आरटीआई में खुलासा किया। और नगर पालिका भी मैंने जब सूचना मांगी तो मुझसे 1.5-2 लाख रुपए मांग लिए उन्होंने। तो कई विभाग ऐसे हैं कि वो जब सूचना मांगता हूँ तो वो मुझसे जो है पैसा अधिक मांगे ताकि ये सूचना ना मांगे, तो वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। लेकिन मैं उसके बावजूद भी उनसे पेन ड्राइव या हार्ड सीडी का दिए मैं उसमें मांग लेता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ लगातार। और इसमें मेरी जान माल को भी खतरा है। शासन प्रशासन से मैंने कई बार सुरक्षा की मांग भी की, मैं घर से अकेले निकलता नहीं, मेरे साथ कोई चलता है, मेरी जान माल को खतरा है। और उसके बावजूद भी शासन प्रशासन से मैंने सुरक्षा की मांग की, उन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं दे रहे अभी तक, और लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार की। और ये सच्चाई है कि अपने आप में एक बड़ी लड़ाई, खनन हो, शराब माफिया जो सबसे बड़ा यहाँ एक सिंडिकेट बना चुके हैं। मुन्ने साहब, ये विषय मैं इसलिए भी लगातार कह रहा हूँ, गौलापार में बना और मैं कहूँगा 2018 की एक आधारशिला में बना एक ऐसी बिल्डिंग ही कहूँगा मैं उसे, अभी उस बिल्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गौलापार के जो सपने हैं वो गौलापार में ही रह गए, क्या कहेंगे उस बिल्डिंग के बारे में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उन्होंने बनाया गौलापार में, उसकी हालत बहुत बहुत बदतर हो चुकी है, इसको मैं कह नहीं सकता। वहाँ पर अभी जब से ये बना तब से कई बार वहाँ पर पुताई कर दी गई है, खेल का पूरा सामान नहीं होता वहाँ पर, और खेल के सारे ग्राउंड्स नहीं बने हुए हैं, और बढ़िया कोच नहीं आए वहाँ पर। जबकि उसकी आधारशिला रखी थी पूरे एनडी तिवारी जी ने, तो वो इसलिए रखी गई थी कि कुमाऊं और गढ़वाल का आदमी यहाँ से जो है खेल कर सीख कर यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर ओलंपिक तक खेले। लेकिन उसकी हालत बदतर हो चुकी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और आने वाले समय में शायद वो बंद होने के कगार पर है वो इसकी स्थिति, क्योंकि उसका रखरखाव ही नहीं हो पा रहा। उसके रखरखाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि सरकार उसको वहन करने में असमर्थ है, इसलिए उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, और उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम भी वहां पर गए थे, स्टेडियम में हमने पता करा वहां पर कुछ पीआरडी जवान रखे गए हैं, क्योंकि हमें खबरें मिली कि वहां से चीजें जो हैं चोरी भी कर रहे हैं, और अंदर ऐसा लगता है जाके कि जैसे कूड़ा घर हो, झाड़ियां चारों तरफ फैली हुई हैं, बाघ का खतरा है। और कुछ लोगों का, कुछ वहां कर्मचारी का ये भी कहना था, उन्हें उस गंदगी में और उस जंगल के बीच में, क्योंकि वो जंगल से लगता हुआ इलाका है, बाहर रहने को वो मजबूर है। इस बारे में भी आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिला क्रीड़ा अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था बनाने का कार्य कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य कर रहे हैं, पर क्या लगता है गोनिया साहब कब ये बदलेगा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं, चाहे अस्थायी राजधानी देहरादून हो, चाहे कुमाऊं का हल्द्वानी हो, उसके साथ साथ जो बड़े शहर हैं वहां पर विकास के नाम पर अभी पेड़ भी काटे जा रहे हैं, ये भी मैं बड़ा विषय मानता हूं। उसको लेकर भी आपने लगातार आवाज उठाई है, तो इस विषयों पर
कैसे देख रहे हैं? देखिए, हल्द्वानी स्टेडियम की तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वहाँ की स्थिति ये हो गई कि बच्चा कोई खेलने के लिए जा नहीं पा रहा, जा रहा है तो कभी स्विमिंग पूल में देखता हूँ पानी नहीं है, कोच नहीं है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना के सभी तरह के खेलों के वहाँ पर कोच होने चाहिए और वहाँ पर सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लाइट सुचारू रूप से होनी चाहिए, पानी सुचारू रूप से होना चाहिए, कर्मचारियों के समय पर तनख्वाह मिलनी चाहिए और सभी कर्मचारी होने चाहिए। वहाँ पर उन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में सरकार नाकाम रही है, चाहे प्रेजेंट की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो। बस वो एक सफ़ेद हाथी बन के खड़ा रह गया है और उसकी हालत बहुत बुरी है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ, खिलाड़ी कैसे अपनी प्रतिभा को आगे दिखाएगा? वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा। ये नेशनल गेम्स की भी बात हो रही है अभी, उसके लगता है आपको कि ये नेशनल गेम्स इस बार हो पाएंगे, या यहाँ पर आप कुछ चीजें जो जिस सपने से वो देखा गया तो क्या पूरा हो पाएगा इस बार? देखिए, ये तो कहना संभव नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत चरमरा गई। मैंने आपको बताया ना कि बाहर के कोच जो है ना, उनके रहने के लिए व्यवस्था बढ़िया, कोई हॉस्टल है स्टूडेंटों के लिए ना, उनके लिए कोचों के लिए कोई बढ़िया व्यवस्था बना रखी है उन्होंने, सब बना के ऐसी सफेद हाथी की तरह बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है नेशनल खेल हो पाएंगे, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था ही नहीं, तो भाई नेशनल गेम कहाँ से होंगे? लगातार मैं देख पा रहा था सड़कों के किनारे जो हरे भरे पेड़ हैं, चौड़ीकरण के नाम पर अब वो काटे जा रहे हैं। उस विषय को कितनी गंभीरता से आप देखते हैं और कितना ज्यादा ये प्रभाव डालेंगी? देखिए, हल्द्वानी शहर तो हरा भरा था, लेकिन आज शहर के सारे पेड़ काट दिए गए हैं और आज हल्द्वानी में इतनी गर्मी है कि शायद 42, 43, 44 तक यहाँ पर जो है टेम्परेचर रहा इस साल गर्मी में, जिन्होंने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। कारण क्या है कि उन पेड़ों का कटना। अगर अधिक से अधिक पेड़ लगेंगे तो शहर में हरियाली रहेगी, प्रदूषण कम रहेगा, गर्म कम होगा, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। शहर का विकास कर रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं और उसके नाम पर जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। सारे पेड़ कट चुके हैं हल्द्वानी शहर के और शहर में इतनी ज़्यादा गंदगी है और प्रदूषण है, आम आदमी का रहना यहाँ पर दूभर हो चुका है। और पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगे नहीं रहे शहर के अंदर, तो भाई शहर में गर्मी अब ना होगी, प्रदूषण फैलेगा। ये मेरा कहना है। वन विभाग की और भी मैं ले जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पेड़ों का कटान और अवैध पेड़ों का कटान भी चरम पर नजर आता है। और आरएफ हो, रिजर्व फॉरेस्ट की जो बाउंड्रीज हो, उन सीमाओं के में भी अब जो तस्कर हैं वो अंदर घुसने लगे हैं। ये जरूर है कि वन विभाग अपनी ओर से कार्रवाई करता है, कई तस्करों को पकड़ने की कोशिश करता है। उसको कितनी गंभीरता से, क्योंकि कॉर्बेट की बाउंड्रीज, कॉर्बेट की ये पूरा जो इलाका, अगर मैं कहूँगा, अगर ये पूरे शहर को हम चारों तरफ से देखें तो कॉर्बेट का कुछ ना कुछ हिस्सा लगता हुआ नजर आता है। उसको कितनी गंभीरता से आप देखते हैं और कैसे उत्तराखंड के जो ये वन हमारी जो एक संपदा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शहर में जितने भी आसपास के जो जंगल है वहाँ पर भी लकड़ियों का काफ़ी कटान हो चुका है। वन विभाग के सहयोग से कहूँगा कि कई लोग ऐसे हैं जो लकड़ी काट के लाते हैं, वो भी एक दोहन है। और उसके बाद पेड़ ये लगा नहीं रहे, पेड़ इनको अधिक से अधिक लगाने चाहिए। उसके बावजूद शहर में जगह जगह मैं देख रहा हूँ गंदगी, कूड़ा करकट भी है। और उसके बाद जो है विभागीय अधिकारी मैं देख रहा था, कहीं पे इन्होंने चाल खाल बनाई जंगलों में, चाल खाल आज सूख चुकी हैं। और इन्होंने जो है वन विभाग ने काफ़ी पैसा खर्च किया और जो है जगह जगह उन्होंने खड़ंजे बनाए, लेकिन उन पर जो है बढ़िया तरह के काम नहीं हुआ। तो उस पर जो है शहर का शहरीकरण जो है बन नहीं पाया और जो सरकार का पैसा डूब गया। तो सही पैसा सही जगह से लगता तो शायद इस पर जो है कुछ दिखता जनता को, इसलिए ये कार्रवाई हो नहीं पा रही है और विभाग जो है इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। शोर अधिकारी हैं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, वो लगातार एक्शन मोड पे नजर आते हैं। मैं बार बार उन अधिकारी का इसलिए भी जिक्र करता हूं कि वो चाहे धरातल पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी भी ऐसी चीज में हो, वो लगातार एक्शन मोड पे रहते हैं और कुमाऊं की जनता से भी उन्हें बहुत उम्मीद है। उनको लेकर क्या कहेंगे?
और उनको आगे आना चाहिए, ऊंचे उच्च पदों पर रखना चाहिए ताकि वो जनता को उनको न्याय दिला सके। और जनता को उनसे बहुत उम्मीद है। हल्द्वानी की जनता उन्हें भगवान मानती है और उनके हर कार्य करती है और उनका हमेशा धन्यवाद कहती है। तो ये थे हेमंत गोनिया जी। अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी कई और किस्से बाकी हैं। ये तो वो बात हमने बताई है जिसको लेकर गोनिया जी वर्तमान में लड़ाई कर रहे हैं। वो शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों का मामला हो जो अटैचमेंट में रह रहे हैं, चाहे तमाम उनके छुट्टियों का मामला हो, कितने दिन वो स्कूल में उपस्थित हैं, वो सारी आरटीआई खुद हेमंत गोनिया जी ने मांगी है और स्वयं की भी मांगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे बड़ी चीज यह है कि उन्होंने शिक्षा विभाग में रहते हुए अपने ऊपर भी आरटीआई लगा के अब उनका भी रिकॉर्ड मांगा है। ये सबसे बड़ा सवाल। और उसके साथ साथ और तमाम जो चीजें हैं और जो हल्द्वानी के मामले और जो उत्तराखंड के मामले हैं उसको मुखरता से उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद हल्द्वानी की जो तस्वीरें हैं कितनी बदल पाती है और मुद्दों पर बोलने वाले आखिर और कितने लोग हैं। हम भी लगातार हल्द्वानी के भ्रमण में कई और लोगों से अभी मिलाना बाकी है, कई और अधिकारियों से मिलना बाकी है। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।